की भी अपनी एक जुबान होती है, एक ऐसी जुबान जो बिना बोले भी इंसानों को आने वाले खतरे से आगाह कर देती है। लेकिन सुंदरपुर की घड़ियों में वो जुबान अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। गांव के बीचों बीच लगा वो पुराना घंटा घर, जो कभी हर घंटे अपनी भारी आवाज से पूरे इलाके को जगा देता था, अब कई सालों से बंद पड़ा था। उसकी सुइयां रात के ठीक 2:17 पर अटकी हुई थीं, और गांव वाले कहते थे जिस रात वो घड़ी दोबारा चलने लगेगी, उस रात सुंदरपुर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूस की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी, वो एक बद्दुआ थी। ऐसी बद्दुआ जो सदियों पहले किसी ने इस जमीन को दी थी। आसमान से ओस नहीं गिर रही थी, बल्कि एक जहरीली ठंड बरस रही थी। ठंड इतनी भयानक कि खुले आसमान के नीचे रखा पानी धीरे धीरे बर्फ बन रहा था। पेड़ों की टहनियों पर जमी सफेद परतें चांदनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने हड्डियों पर नमक मल दिया हो। पूरा गांव घने सफेद कोहरे में डूबा हुआ था। कोहरा इतना गाढ़ा कि अपने ही हाथ को आंखों के सामने लाने पर उंगलियां धुंधली दिखाई देती थीं। वो कोहरा हवा में तैर नहीं रहा था, बल्कि जमीन से चिपका हुआ रेंग रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल किसी जिंदा चीज की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सुंदरपुर किसी विशाल सफेद कफन के अंदर कैद हो चुका हो। हवा भारी थी, बहुत भारी। सांस लेते वक्त ऐसा महसूस होता मानो फेफड़ों के अंदर बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। हर सांस गले को काटती हुई नीचे उतरती, और जब कोई सांस छोड़ता तो मुंह से निकलता धुआं कुछ सेकंड तक हवा में रुक जाता, जैसे वो भी आगे बढ़ने से डर रहा हो। गांव के सारे कुत्ते उस रात चुप थे। एक भी भौंकने की आवाज नहीं, न किसी उल्लू की चीख, न झींगुरों की झंझनाहट, न हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट। कुछ भी नहीं। सन्नाटा, इतना गहरा, इतना जानलेवा कि अगर कोई सूखा पत्ता भी पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाए तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी महसूस हो। गांव के ज्यादातर घरों की खिड़कियां अंदर से बंद थीं। दरवाजों पर मोटी लोहे की सांकलें लगी थीं, और हर घर के बाहर दरवाजे के ठीक ऊपर काले धागे में बंधी नींबू मिर्च हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। कुछ घरों के बाहर राख से अजीब निशान बनाए गए थे, मानो लोग किसी चीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जिस चीज से वो बचना चाहते थे वो पहले ही गांव के अंदर आ चुकी थी। घंटा घर के पास लगे पुराने बरगद के पेड़ पर अचानक बैठे कौवों का झुंड एक साथ फड़फड़ाया, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं निकाली, बस अंधेरे की तरफ देखने लगे, एक ही दिशा में। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को आते हुए देख रहे हों। कोहरे के अंदर बहुत दूर धीरे धीरे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। टप, गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के चलने जैसी आवाज। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कदमों की आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उनमें एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई चलते वक्त अपना पैर घसीट रहा हो। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा, और अंधेरे के बीच एक धुंधली परछाई दिखाई दी, लंबी, बहुत लंबी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन गर्दन जरूरत से कहीं ज्यादा टेढ़ी, ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी ने उसे पकड़कर घुमा दिया हो। उसकी चाल धीमी थी, अस्वाभाविक। हर कदम के साथ उसके शरीर से जैसी हड्डियों के टूटने की आवाज आती, और तभी सुंदरपुर के बंद पड़े घंटा घर के अंदर से अचानक थक एक आवाज आई। घड़ी की बंद सुई 1 इंच आगे बढ़ चुकी थी। पूरा सुंदरपुर अब भी उसी मौत जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन उस खामोशी से बगावत करती हुई एक आवाज लगातार अंधेरे को चीर रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज। दूर, बहुत दूर, गांव की आखिरी गली के पार, जहां कोहरा इतना घना था कि लगता था दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। वो साधारण रोना नहीं था, उसमें भूख नहीं थी, न दर्द, न गुस्सा। वो चेतावनी थी, ऐसी चेतावनी जिसे इंसान समझ नहीं सकते। हर कुछ सेकंड बाद अलग अलग दिशाओं से कुत्तों की लंबी कांपती हुई हुआ हुआ सुनाई देती, और फिर अचानक सब शांत हो जाता, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। गांव के बूढ़े कहते थे, जब कुत्ते अंधेरे को देखकर रोने लगे तो समझ लो इंसानों से पहले उन्होंने मौत को देख लिया है। सुंदरपुर का पुराना बस स्टैंड, जो दिन में भी वीरान लगता था,
उस रात किसी कब्रिस्तान से कम नहीं दिख रहा था। जंग लगे लोहे के बोर्ड पर लिखा सुंदरपुर बस अड्डा आधा मिट चुका था। हवा चलती तो बोर्ड धीरे धीरे हिलता। किर्रर। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द में कराह रहा हो। बस स्टैंड के पीछे टूटी दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे जिनके ऊपर नमी जम चुकी थी। कुछ पोस्टरों पर चेहरों की आंखें फट चुकी थीं और कोहरे में वो ऐसे लग रही थी मानो दीवारें खुद लोगों को घूर रही हों। बस स्टैंड के ठीक बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की जंग लगी छत, आधी टूटी लकड़ी की दीवारें और सामने मिट्टी में ढंसा हुआ पुराना चूल्हा। दुकान कई साल पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसके लकड़ी के खंभों में सीलन की बदबू हमेशा बसी रहती थी। छत के कोनों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हर बूंद की आवाज उस सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से साफ सुनाई दे रही थी। दुकान के बाहर एक अलाव जल रहा था। लकड़ियां आधी गीली थीं, इसलिए आग ठीक से नहीं पकड़ रही थी। हर कुछ सेकंड बाद लकड़ियों के अंदर से छटाक की आवाज निकलती और छोटी छोटी चिंगारियां हवा में उड़ जाती। लपटें कभी तेज हो जाती, कभी अचानक धीमी पड़ जाती, मानो हवा उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। धुएं में जलती लकड़ी और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध फैली हुई थी, लेकिन उस धुएं के बीच एक और अजीब बदबू घुली हुई थी, सड़ी हुई चीज की। बहुत हल्की, लेकिन इतनी कि इंसान का पेट बेचैन हो जाए। अलाव के चारों तरफ 5 आदमी बैठे थे। सबके चेहरे आग की रोशनी में आधे चमक रहे थे और आधे अंधेरे में डूबे हुए थे। उनके हाथ आग के पास थे, फिर भी कांप रहे थे। लेकिन वो कंपी सिर्फ ठंड की नहीं थी, उसमें डर मिला हुआ था, खालिस डर। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बार बार अपनी ऊनी टोपी ठीक कर रहा था। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि बीड़ी तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। दूसरा आदमी चुपचाप जमीन को घूर रहा था। उसकी आंखों के नीचे नींद की काली परतें थीं, मानो वो कई रातों से सोया ही ना हो। तीसरा आदमी बार बार बस स्टैंड के पीछे फैले कोहरे को देख रहा था। हर बार देखने के बाद उसका चेहरा थोड़ा और पीला पड़ जाता। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, अलाव की लपटें जोर से हिली और उसी पल दुकान के पीछे लटका पुराना टीन का बोर्ड खुद ब खुद हिलने लगा। सबकी गर्दन एक साथ उधर घूम गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आग की चटकने की आवाज आ रही थी। फिर दूर अंधेरे में किसी कुत्ते ने इतनी दर्दनाक आवाज में रोना शुरू किया कि अलाव के पास बैठे एक आदमी के हाथ से बीड़ी गिर गई। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, वो फिर निकल आया है। अलाव अब पहले से धीमा जल रहा था। लकड़ियों पर सफेद राख जमने लगी थी और लपटें छोटी होकर ऐसे कांप रही थीं मानो वो भी इस रात से डर गई हों। हवा और ठंडी हो चुकी थी, इतनी ठंडी कि अलाव के बिल्कुल पास बैठे लोगों की सांसें भी धुएं की तरह दिखाई दे रही थीं। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे, बस आग की छटछटाहट और दूर रोते कुत्तों की आवाजें। फिर अचानक अलाव के पास बैठा दुबला पतला लड़का धीरे से बोला, काका। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। क्या आपको लगता है लखा जिंदा होगा? सवाल सुनते ही बाकी सबकी नजरें धीरे धीरे बूढ़े आदमी की तरफ घूम गईं। वो बूढ़ा जिसे पूरे गांव में बिरजू काका कहा जाता था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें, ऐसी आंखें जो शायद जरूरत से ज्यादा चीजें देख चुकी थीं। बिरजू काका कुछ सेकंड तक चुप रहे। उन्होंने धीरे से अपनी बीड़ी होंठों तक उठाई, लेकिन कांपते हाथों की वजह से बीड़ी गिरते गिरते बची। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, जिंदा। उनके होंठों पर एक अजीब मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और डर भी। बिरजू बेटा, मौत सिर्फ वो नहीं होती जब सांस रुक जाए। हवा का झोंका आया, अलाव की लपटें अचानक नीचे दब गईं। बिरजू काका की आंखें अब आग में नहीं, बल्कि उसके पार फैले अंधेरे में देख रही थीं। मौत वो भी होती है, उन्होंने धीरे धीरे कहा, जब रूह जिस्म छोड़ दे पर जिस्म चलता रहे। ये सुनते ही अलाव के पास बैठे एक आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपने गले में पड़ा ताबीज पकड़ लिया। दूसरा आदमी धीरे से राम राम बुदबुदाने लगा और वो लड़का
जिसने सवाल पूछा था अब जमीन को घूर रहा था, मानो उसे अपने सवाल पर पछतावा हो रहा हो। बिरजू काका ने गहरी सांस ली। लखा कल रात अपनी गाय ढूंढने गया था ना, उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने रोका था उसे, बहुत रोका था। मैंने कहा था, लखा अगर तू उस सरहद के पार गया। उन्होंने धीरे से बस स्टैंड के पीछे फैले कोहरे की तरफ उंगली उठाई। तो वापस सिर्फ तेरा नाम आएगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तू नहीं। उसी पल अचानक हवा का एक बर्फीला झोंका आया। अलाव की आग जोर से कांपी और फिर धीरे धीरे बुझने लगी। लकड़ियों से काला धुआं उठने लगा। एक आदमी घबरा कर बोला, अरे लकड़ी डालो जल्दी। लेकिन बिरजू काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ उम्र के बावजूद बेहद मजबूत थी। नहीं, उन्होंने धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहा, अब शकुन देखो। सबकी नजरें आग पर टिक गईं। लकड़ियां जल रही थीं, फिर भी आग ऊपर नहीं उठ रही थी, मानो लपटें किसी अदृश्य चीज से दबाई जा रही हों। बिरजू काका की सूखी आंखें फैल गईं। आग भी चाय नहीं पी रही आज। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अगर अमावस की रात अलाव की आग कमजोर पड़ जाए तो समझो अंधेरा किसी को लेने निकल चुका है। कुछ सेकंड बाद दुबला पतला लड़का धीरे से बोला, काका आपको पता है ना आज क्या है? बिरजू काका चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। लड़के ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। आज अमावस है। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पूरा माहौल और भारी हो गया। दूर कहीं उल्लू चीखा और उसी पल बस स्टैंड के पीछे खड़ा जंग लगा लोहे का खंभा अपने आप हिलने लगा। किर्र, लड़के ने कांपती आवाज में आगे कहा, मेरी दादी कहती थी जब चांद आसमान से गायब होता है तो सिंगा हवेली की मालकिन। उसने बोलते बोलते निगल लिया, मानो उसका खुद का गला सूख गया हो। वो नर्तकी चंद्रमुखी। अलाव की बुझती आग अचानक एक सेकंड के लिए तेज भड़की और सबके चेहरे लाल रोशनी में चमक उठे। अपनी नींद से जागती है। हवा अब हवेली की दिशा से आ रही थी, बहुत ठंडी, बहुत भारी, और उसके साथ एक बेहद हल्की आवाज भी तैर रही थी। पायल की आवाज, छन छन। पायल की वो बेहद हल्की आवाज हवा के साथ बहती हुई बस स्टैंड तक आ रही थी, इतनी धीमी कि कोई भी उसे भ्रम समझ सकता था, लेकिन अलाव के पास बैठे हर आदमी ने उसे सुना था। और शायद इसी वजह से अब वहां बैठे किसी इंसान की हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। अलाव लगभग बुझ चुका था। लकड़ियों में सिर्फ लाल अंगारे बचे थे, जो अंधेरे में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी मरे हुए जानवर की आंखें हों। दीनू ने कांपते हाथों से अपना कंबल और कसकर लपेट लिया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी। सुना है आज भी वो अपनी टूटी हुई पायल पहनती है। ये सुनते ही सबसे कम उम्र वाला लड़का घबरा गया। अरे बस करो दीनू भाई, उसने जल्दी से कहा। क्यों डरा रहे हो? उसकी हंसी नकली थी, आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। हम सब जानते हैं वहां क्या होता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन वो हवेली अब सिर्फ खंडर है, वहां कोई नहीं रहता, पर सिर्फ चमगादड़ और सांप है वहां। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बिरजू काका ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उनकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह चमक रही थीं। सांप, उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहा। रघु, सांप सिर्फ काटते हैं, जान लेते हैं। उनकी आवाज अचानक और भारी हो गई, लेकिन हवा रुक गई। आग की आखिरी लपट बुझ गई। अब सिर्फ अंगारों की लाल रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। वो हवेली, बिरजू काका की आंखें अब कोहरे के पार कहीं टिकी थीं, जान नहीं लेती। वो, उन्होंने होंठ भींचे। यादों को पी जाती है। ये सुनते ही रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। बाकी लोग भी चुप हो गए, क्योंकि सुंदरपुर में हर इंसान सिंगा हवेली का नाम सुनकर एक बात जरूर याद करता था। जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं आया, या फिर वापस आने के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। सिंगा हवेली गांव से थोड़ा दूर सूखे पीपल के जंगल के बीच खड़ी थी। एक विशाल काली इमारत
जिसकी दीवारों पर समय ने सड़न उगा दी थी। टूटी खिड़कियां, झुके हुए दरवाजे और छत से लटकती जंग लगी जंजीरें। कहते हैं बरसों पहले वहां महफिलें सजती थीं, नाच, गाना, शराब, रोशनी। लेकिन फिर एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हवेली की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गईं और चंद्रमुखी, वो नर्तकी जिसके घुंघरुओं की आवाज पर कभी राजा तक दीवाने हो जाते थे, वो उसी हवेली में मर गई, या शायद कुछ और बन गई। अचानक दूर कहीं से फिर वही पायल की आवाज आई, थोड़ी साफ। अलाव के पास बैठे एक आदमी के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। छन्नाक गर्म चाय मिट्टी में फैल गई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बिरजू काका अब भी अंधेरे में घूर रहे थे। फिर उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले वो इंस्पेक्टर आया था। सभी की सांसें जैसे रुक गईं, क्योंकि गांव में उस इंस्पेक्टर की कहानी आज भी फुसफुसाकर सुनाई जाती थी। कहता था, मैं भूतों को गिरफ्तार करूंगा। बिरजू काका के होंठ कांपने लगे। पूरे गांव के सामने हंसा था वो। बोला था, डर सिर्फ दिमाग में होता है। हवा का तेज झोंका आया, राख उड़कर हवा में बिखर गई। उस रात वो अकेला सिंगा हवेली गया था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बिरजू काका की आवाज बैठ गई। अगली सुबह लोगों ने उसे हवेली के आंगन में देखा। रघु ने डरते हुए पूछा, कैसे? बिरजू काका ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब खौफ साफ था। वो जमीन पर बैठा था और उन्होंने निगलते हुए कहा, हवा में सितार बजा रहा था। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके सामने कोई सितार नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां ऐसे चल रही थीं जैसे कोई अदृश्य साज उसके हाथों में हो, और वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। दीनू की सांसें तेज हो गईं। फिर बिरजू काका की आवाज अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। फिर उसने अपनी उंगलियों के नाखूनों से अपना ही चेहरा खरोंचना शुरू कर दिया। एक सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर दूर कहीं से किसी औरत की बेहद हल्की हंसी सुनाई दी। सबके शरीर जड़ हो गए। बिरजू काका ने कांपते हुए कहा, आज भी वो पागल खाने में दीवारें खुरचता है और बार बार सिर्फ एक बात बोलता है। उनकी आंखें फैल गईं। उसने मेरी यादें खा लीं, उसने मेरी यादें खा लीं। बिरजू काका के ये शब्द अभी हवा में तैर ही रहे थे कि तभी दूर कहीं से एक नई आवाज सुनाई दी। किसी गाड़ी के इंजन की आवाज। सबकी गर्दन एक साथ सड़क की तरफ घूम गई। कोहरे के उस घने सफेद समंदर के अंदर, जहां कुछ सेकंड पहले सिर्फ अंधेरा था, अब 2 पीली रोशनियां धीरे धीरे उभर रही थीं। हेडलाइट्स। लेकिन वो सामान्य रोशनी नहीं लग रही थी। कोहरे के बीच वो ऐसे दिखाई दे रही थी मानो अंधेरे में किसी जानवर की 2 चमकती आंखें हों। और फिर पोंथ एक लंबा, अजीब, टूटा हुआ हॉर्न पूरे सन्नाटे को चीरता हुआ गूंजा। बस स्टैंड के पास बैठे लोग हल्का सा उछल पड़े। दीनू के हाथ से फिर गिलास छूटते छूटते बचा। रघु ने घबरा कर कहा, इतनी रात को? उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कौन पागल है जो अमावस की रात सुंदरपुर आ रहा है? हॉर्न के बाद फिर वही इंजन की थकी हुई आवाज। अब वो और करीब आ रही थी। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और फिर उस सफेद धुंध के बीच से एक पुराना खटारा ऑटो रिक्शा बाहर निकला। ऑटो इतना जर्जर था कि उसे देखकर लगता था वो किसी कबाड़ खाने से निकालकर चलाया गया हो। उसकी हेडलाइट्स बार बार झपक रही थीं। एक तरफ का इंडिकेटर लगातार टिमटिमा रहा था और पीछे बंधी रस्सियों से सूटकेस झूल रहे थे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कीचड़, पत्थर, गहरे गड्ढे। हर बार जब ऑटो किसी गड्ढे में गिरता, धड़ाम, पूरा ढांचा ऐसे कांपता मानो अगले ही पल उसके सारे पुर्जे सड़क पर बिखर जाएंगे। ऑटो की छत हर झटके पर चरमराती। ऑटो के अंदर 2 नौजवान बैठे थे, विक्रम और सुमित। दोनों की उम्र मुश्किल से 28-30 साल होगी, लेकिन इस वीरान अंधेरे गांव में वो दोनों किसी दूसरी दुनिया के लोग लग रहे थे। विक्रम ने महंगा काला लेदर जैकेट पहना हुआ था, गले में ब्रांडेड स्कार्फ, हाथ में चमकती घड़ी खुसाता और आंखों में वो
आत्मविश्वास जो अक्सर शहरों में रहने वाले लोगों में होता है। उसके बाल करीने से सेट थे, लेकिन इस वक्त हर झटके के साथ उसका चेहरा छिड़ता जा रहा था। यार ये सड़क है या कब्रिस्तान? उसने सीट पकड़ते हुए कहा। धड़ाम। ऑटो फिर उछला। सुमित का सिर छत से टकराया। आह साले, धीरे चला। ऑटो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखता रहा। उसका दुबला चेहरा आधा मफलर से ढका था और उसकी आंखें सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के आसपास फैले कोहरे पर भी टिकी थीं, मानो उसे डर हो कि उस धुंध से कुछ अचानक बाहर आ जाएगा। सुमित ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल देखकर गाली बुदबुदाई। भाई, ये जगह तो पूरी मर चुकी है। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था, घना, सफेद, अंतहीन। कभी कभी पेड़ों की काली परछाइयां दिखती जो गुजरते वक्त इंसानों जैसी लगती। ऑटो अचानक धीमा हो गया। सामने सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा था। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक दबाया। ऑटो झटके से रुक गया। क्या हुआ? विक्रम चिढ़कर बोला। ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सामने जमी थीं। दोनों ने आगे देखा। कोहरे के बीच सड़क पर एक कुत्ता खड़ा था, पूरी तरह काला। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं, आंखें अजीब सफेद। वो हिल नहीं रहा था, बस ऑटो को घूरे जा रहा था। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल जड़ हो गया। फिर अचानक वो कुत्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजरें अब भी ऑटो पर थीं। और तभी उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और इतनी दर्दनाक आवाज में रोया कि विक्रम के हाथों में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, अभी भी वक्त है। सुंदरपुर में आज रात मत रुकिए। ऑटो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके पुराने इंजन की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। पीछे छूटता काला कुत्ता अब भी सड़क के बीच खड़ा था, और जब ऑटो थोड़ा दूर पहुंचा तो उसकी सफेद आंखें कोहरे में आखिरी बार चमकी। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर देखने जैसा कुछ था ही नहीं। सिर्फ कोहरा, घना, अंतहीन, और उसके बीच कभी कभी उभरती पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां। ऐसा लगता था जैसे सड़क कहीं नहीं जा रही, मानो वो लोग एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हों। ऑटो का शीशा ठंड से धुंधला हो चुका था। विक्रम ने हथेली से कांच साफ किया, लेकिन बाहर फिर वही अंधेरा। उसने धीरे से कहा, यार सुमित। उसकी आवाज में बेचैनी थी। मुझे अभी भी लग रहा है यह बहुत बड़ी गलती है। सुमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन विक्रम की नजरें अब भी बाहर थीं। 6 साल, उसने धीमे स्वर में कहा। पूरे 6 साल हो गए हमें यहां से गए हुए। ऑटो एक बड़े गड्ढे में उछला। धड़ाम। लेकिन विक्रम बोलता रहा। तेरा वो बैक टू रूट्स वाला भाषण सुनने में अच्छा था। उसने हल्की कड़वी हंसी हंसी। लेकिन हकीकत देख रहा है ना? उसने बाहर इशारा किया। यहां सड़क तक नहीं है, नेटवर्क गायब है। उसने मोबाइल उठाकर दिखाया। स्क्रीन पर अब भी नो सिग्नल चमक रहा था। अगर हमें कुछ हो गया, वो कुछ सेकंड रुका, तो एम्बुलेंस भी सुबह तक नहीं पहुंचेगी। ऑटो के अंदर अचानक कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर बहती ठंडी हवा की सीटी। फिर सुमित हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट छुपी थी। अरे विक्की भाई, उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। देखना, शहर के शोर से कितना सुकून है यहां। जैसे ही उसने ये कहा, उसी पल दूर कहीं से फिर कुत्तों के रोने की आवाज आई। लंबी, दर्दनाक, मानो अंधेरे में कोई चीज उन्हें यातना दे रही हो। सुमित कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं, और फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, पापा की आखिरी इच्छा थी। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ऑटो के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। सुमित ने धीरे से बैग कसकर पकड़ा। मरने से पहले उन्होंने कितनी बार कहा था, एक बार हवेली वापस जाना, अपना घर वापस लेना। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए उदासी उभरी। मतलब हमारा वो पुराना पुश्तैनी घर। घर, विक्रम ने धीरे से दोहराया।
उसके चेहरे पर अजीब भाव उभरे, मानो वो खुद इस शब्द पर भरोसा नहीं करता हो, क्योंकि उसे याद था वो हवेली घर से ज्यादा एक डरावना सपना थी। उसे अब भी याद था बचपन में हर रात हवेली के लंबे गलियारों में गूंजती पायल की आवाजें, बिना हवा के हिलते दरवाजे, और वो तीसरी मंजिल जहां जाने से उनके पिता हमेशा मना करते थे। एक बार सिर्फ 10 साल की उम्र में विक्रम रात को पानी पीने उठा था और उसने हवेली के सबसे आखिरी कमरे की खिड़की में एक औरत को खड़े देखा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और पैर उल्टे। उस रात के बाद विक्रम कई महीनों तक ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन उसके पिता ने हमेशा एक ही बात कही, जो भी देखा उसे भूल जाओ। ऑटो अचानक धीमा हो गया। ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। उसने धीरे से पूछा, आप लोग नासिंगा हवेली जा रहे हैं क्या? उसकी आवाज में डर साफ था। सुमित ने हैरानी से पूछा, हां, क्यों?